काल नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इसी कड़ी में आपकी रफ्तार को थोड़ा और तेज़ करने के लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, मध्यमकालीन भारतीय इतिहास पार्ट 4। इसमें पढ़ेंगे हम आज मुग़ल साम्राज्य। दोस्तों, भाइयों और बहनों एवं मेरे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हमें, और आप भी इसमें थोड़ी हमारी सहायता करें। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो बनाया गया है, वरना एक वीडियो में भी ये सारा चैप्टर आराम से हो सकता था, लेकिन थोड़ा वीडियो 6-7 घंटे का होता। और ऐसे अगर इन वीडियो उनको जोड़े तो ये वीडियोज़ करीब 20 घंटे से ऊपर के होंगे। ये यूपीएससी लेवल तक का इसमें जो कंटेंट सम्मिलित किया गया है, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा अगर आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और पूरा मन लगाकर इस वीडियो को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य, तो मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। बाबर भारत में आया, इसने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। इसको बाबर को मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है, और इसने शासन किया था भारत में सिर्फ 4 साल। वो सिर्फ किया था 4 साल, और 4 साल कौन कौन से? 26 में 27, 28, 29, 30 को मर गया। 4 साल शासन किया था इसने सिर्फ। तो पढ़ते हैं बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530। राजनीतिक, मध्यमकालीन भारत में मुग़ल शासक किस शाखा से संबंधित थे? तो ये चंगताई शाखा से संबंधित थे। चंगताई तुर्क शाखा से संबंधित थे। चंगताई तुर्क शासन को भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था किस नाम से? मुग़ल नाम से। भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? बाबर ने डाली थी। महान मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश किससे जोड़ा था? तो पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज़ खान। देखो कितना अच्छा किया इसने, मतलब पिता के नाम से तो तैमूर जोड़ लिया और माता के नाम से चंगेज़ खान जोड़ लिया। बाबर किसका पुत्र था? उमर शेख मिर्ज़ा का। और बाबर की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। बाबर की नानी जो यूनुस खान मुग़ल की पत्नी थी, और उन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था एहसान दौलत बेगम। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। बाबर का नाम क्या था? तो बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। खानज़ादा बेगम किसकी बहन थी? तो खानज़ादा बेगम थी बाबर की बहन थी ये। और बाबर की पत्नी का नाम क्या था? तो बाबर की पत्नी का नाम आज तक मैंने, मतलब कि चाहे कोई सी बुक उठा लेना, उसके अंदर बाबर की पत्नी का नाम नहीं दे रखा है। हाँ, बाबर की माता का नाम दे दिया होगा, बहन का नाम दे, लेकिन पत्नी का नाम दे रखा है। और पत्नी का नाम इसके अंदर है माहम बेगम। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। मेहंदी ख्वाजा कौन था? और देखो, बाबर के पुत्र भी सिर्फ कामरान बताते हैं, हुमायूं बताते हैं, और अस्करी और हिंदाल ज़्यादातर बुक्स में नहीं बताते हैं। ये 2 और मतलब 4 पुत्र थे इसके। और मेहंदी ख्वाजा कौन था? तो बाबर का बहनोई था, मतलब बाबर की बहन का पति। बाबर कहाँ का निवासी था? तो फरगना का निवासी था ये। जिस समय बाबर फरगना के सिंहासन में बैठा, उस समय उसकी उम्र कितनी थी? तो लगभग 11 वर्ष की थी। बस 11 वर्ष में शासनकाल संभाल लिया था इसने। किसने बाबर को सुर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो शहबानी खान ने इसको पराजित किया था 1502 ईस्वी में। बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 ईस्वी में की थी। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी उपाधि कहाँ धारण की थी? तो काबुल में, काबुल इस्लामाबाद पाकिस्तान में की थी। बाबर का भारत पर प्रथम जो आक्रमण था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1519 ईस्वी में हुआ था, बाजोर पर हुआ था।
बाबर ने पहली बार तोपों और बंदूकों का प्रयोग किस लड़ाई में किया था? तो बाजोर की लड़ाई में किया था इन्होंने 1519 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट ने भारत के साथ युद्ध में तोप और बंदूक का प्रथम प्रयोग किया था? तो बाबर ने ही किया था। और इसकी वजह से ये खानवा के युद्ध में जीता था, वरना किसी भी हालत में नहीं जीत सकता था महाराणा सांगा के सामने। बाबर ने अपने आत्मकथा में कितने मुस्लिम व हिंदू राज्यों का उल्लेख किया? तो 5 मुस्लिम व 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। अपनी आत्मकथा में बाबर ने किन 2 हिंदू राज्यों का विवरण किया? तो विवरण दिया है विजयनगर और मेवाड़ का। बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसी समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा? तो कृष्णदेव राय जी को कहा गया है। कृष्णदेव राय कहाँ का था? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है ये। भारत ने अपने बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किस लोधी सरदार ने दिया था? दौलत खां लोधी ने। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? तो इब्राहिम लोधी का संबंधी था। वह दिल्ली की राज सिंहासन पर अपनी दावेदारी जताता था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष हुई? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। बाबर ने सन 1526 ईस्वी में किस पर विजय प्राप्त करके भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी? तो इब्राहिम लोधी पर विजय प्राप्त करके। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप किस क्षेत्र में किस राजवंश की स्थापना हुई? तो इस क्षेत्र में राजवंश की स्थापना हुई थी तैमूरी या तैमूरिद राजवंश की। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति का अपनाया था? तो बाबर ने अपनाया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो उसका तोपखाना एवं कुशल सेनापतित्व है। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर के तोपखाने का संचालन किसने किया था? तो किया था उस्ताद अली मुस्तफ़ा ने। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। और भारत में तो गुलमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का पहली बार प्रयोग किसने किया था? बाबर ने ही किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो गुलमा युद्ध पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग कहाँ तक फैला था? तो फैला था दिल्ली और आगरा तक। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1527 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें विजय कौन हुआ? बाबर विजय हुआ था। महाराणा सांगा पराजय हो गया था। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध के पश्चात ही जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया? तो महाराणा सांगा को हराया था। खानवा का जो युद्ध था या संग्राम था में कौन परास्त हुए थे? तो राजपूत परास्त हुए थे। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया था? तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की। तो कब की? खानवा के युद्ध में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने मोहम्मदीन राय को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदेर के युद्ध में पराजित किया था। और किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? चंदेर के युद्ध में लिया था। कभी 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? शेर खां के प्रति सचेत किया था। बाबर ने घाघरा के युद्ध में किसी पराजित किया? अफगानों को पराजित किया था। मुगल कालीन भारत का वह पहला युद्ध कौन था जो थल और जल दोनों जगह पर लड़ा गया? तो घाघरा का युद्ध था। बाबर की विजय का सही क्रम क्या है? तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। और बाबर की मृत्यु किस स्थान पर? आगरा में हुई थी। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। फरगना पाकिस्तान में है। और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1523 ईस्वी को हुई और इसकी जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में हुआ था। सॉरी 1483 ईस्वी में हुआ था।
शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया था? तो इसका दफनाया गया था काबुल में। काबुल पाकिस्तान में है। किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु 20 दिन से हुई थी? तो गुलबदन बेगम ने कहा था। बाबर के साम्राज्य में कौन से सम्मिलित थे? तो कौन से क्षेत्र सम्मिलित? तो काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। किस मुगल बादशाह ने मीर ए खलीफा नामक पद का सृजन किया था? तो बाबर ने ही किया था। बाबर भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने के निम्न कारण क्या थे? तो निम्न कारण थे उसके द्वारा काबुल के लिए काबुल में किए गए सुधार अलोकप्रिय थे एवं वहाँ उसे इसी कारण विद्रोह का सामना करना पड़ता था। अपने शासनकाल में वह भारत में विजय मुद्दों में व्यस्त रहा। वह चाहता था कि अफगान क्षेत्रीय सैन्य सरदारों के रूप में चलते रहे। बाबर कालीन स्थापत्य के विषय में सत्य कथन क्या है? तो भारतीय कारीगरों के प्रति प्रशंसा का भाव होने के बावजूद बाबर चाहता था कि भारत में उसके भवनों के निर्माण खुरासानी अर्थात तैमूरी शैली में हो। और बाबर के सेवार्थ मध्य एशिया से 2 कारीगर भारत आए, जिनमें एक मीर मीरक गियास और दूसरा मुस्ताद शाह मोहम्मद था। मैंने मान सिंह और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया। वे अद्भुत है, पूरी तरह से पत्थरों की भारी असीमित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मानसिक के भवन सबसे उद्दत और श्रेष्ठ वाले के राजभवन को देखने के बाद ये विचार किसने व्यक्त किया? तो बाबर ने किया था। चौखाने वाली उद्यान की परंपरा भारत में किसने प्रचलित की थी? बाबर ने की थी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद निर्माण किसने किया था? मीर बाकी ने किया था। बाबर ने अपने आत्मकथा तुझ किताब तैमूर किस भाषा में लिखी थी? तो लिखी थी तुर्की भाषा में। बाबरनामा के संबंध में सही कथन क्या है? तो बाबरनामा के संबंध में सही कथन क्या था? बाबर के स्मरण अत्यधिक साहित्यिक मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत है और बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटनाओं का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया है। ऐतिहासिक घटनाएं बाबर के निजी विचारों, मनोभावों और विवेकों से एक प्रकार से मिल गई है कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। बाबर के जीवन वृत्त के विषय में सही कथन क्या है? तो बाबर का जीवन वृत्त में समकालीन कार्यों में प्रकाश डाला गया है। इसमें प्रकृति के प्रति बाबर की रुचि को प्रदर्शित किया गया है। उसने अपने एवं समकालीन लोगों उनकी अच्छी और बुरी बातों पर प्रकाश डाला गया है। श्रीमती एन बेबरीज द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय के बाबरनामा का शीर्षक क्या था? तो इनका शीर्षक था मेमोरीज ऑफ बैबूर। खत ए बाबरी नामक एक लिपि शैली का आविष्कार किसने किया था? बाबर ने किया था। किस इतिहासकार ने लिखा है कि बाबर एक प्रशंसनीय घुड़सवार, अच्छा निशानेबाजी, कुशल तलवारबाज और सफल शिकारी था? तो डॉक्टर R.S. शर्मा ने लिखा था। किस कारण बाबर को इतिहास के प्रसिद्ध विजेताओं के बीच उच्च स्थान पर रखा जाता है? उसने मुगल वंश की स्थापना की थी, इसलिए रखा जाता है। वह मुगल सम्राट कौन था जिसके जीवन के धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। विविध बाबर के वकील निजामुद्दीन ने बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को उत्तराधिकारी से वंचित करने हेतु एक षड्यंत्र रचा था। वह किसको राजगद्दी पर बैठाना चाहता था? तो मेहंदी ख्वाजा को बैठाना चाहता था। और मेहंदी ख्वाजा कौन था? तो मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई था। भारत की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्रशैली तत्कालिक प्रेरणा देने वाली थी? तो बिहिजाद की जो चित्रशैली थी वो प्रेरणा देने वाली थी। मुगलकालीन भाषाओं के विषय में सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन है बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा और फारसी मुगल राज दरबार की राजभाषा थी। मतलब कि फारसी मुगल दरबार की राजभाषा थी और इसने जो बाबरनामा लिखा था वो तुर्की भाषा में लिखा था। किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा गया? तो बाबर को कहा गया है। एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता किस सम्राट के संबंध में कहा गया? तो बाबर के विषय में कहा। हुमायूं का जन्म कब हुआ? हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1530 से 1556 तक इसका शासनकाल था। राजनीतिक क्षेत्र में हुमायूं किस वंश का था? ये था मुगल वंश का। इसका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? काबुल में हुआ, 1508 ईस्वी में हुआ। हुमायूं का क्या अर्थ है? भाग्यशाली। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और उसका नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। हुमायूं की माता का नाम महाम बेगम था। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके प्रधानमंत्री ने किसी आगरा की गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया? तो मेहंदी ख्वाजा को।
ईश्वर ने चाहा तो राजा होकर मेरा प्रथम कार्य तुम्हारे एवं अन्य दूसरे राजद्रोहियों की खाल उतारना होगा। उपयुक्त कथन किसका है? तो मेहंदी ख्वाजा का है। कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? तो मेहंदी ख्वाजा था। हुमायूं आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? 23 दिसंबर 1523 ईस्वी में बैठा था। वह मुगल शासक कौन था जिसने अपने पिता की इच्छानुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया? तो हुमायूं ही था। जिस समय हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा था, काबुल व कंधार उसके किस छोटे भाई का अधिकार था? तो कामरान खां था। एकमात्र हुमायूं मुगल साम्राज्य का ऐसा शख्स था जिसने अपने भाइयों को भी राज्य बांट दिया था, वरना कोई सा भी उठा के देख लो, सब ने अपने भाइयों की या तो हत्या किया या उनको हराकर राज सिंहासन प्राप्त किया था। दोहरिया या दोराहा कब हुआ था? तो 1523 ईस्वी में हुआ था। दोहरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी में किया था। चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? तो शेरशाह खान के या शेरशाह सूरी के प्रति सचेत किया था। कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था? हुमायूं ने किया था। हुमायूं के शासनकाल में नुसरत शाह किस राज्य का सुल्तान था? तो ये बंगाल का था। और हुमायूं के शासनकाल में शाह हुसैन अरगून कहाँ का शासक था? तो ये सिंध का। हुमायूं चौसा में क्यों पराजित हुआ? क्योंकि उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। चौसा के युद्ध में हारने के पश्चात हुमायूं ने किसकी सहायता से अपनी जान बचाई? तो बिश्ती निजाम सुक्का की सहायता से उसने अपनी जान बचाई थी। फरिश्ता के अनुसार हुमायूं ने किसी आधे दिन के लिए बादशाह बना दिया? तो भिश्ती निजाम सुक्का को। और हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा? तो बेलग्राम कन्नौज के निकट लड़ा, जिसमें ये हार गया था। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ। इसमें हुमायूं की हार हो गई थी। किस युद्ध के पश्चात हुमायूं निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य हुआ? तो कन्नौज के युद्ध के पश्चात हुआ था। निर्वासन के दौरान हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था? तो शाह तहमास्प प्रथम। हुमायूं की भारत से निर्वासित अवधि कितने वर्षों की थी? 15 वर्षों की थी। और हुमायूं दूसरी बार दिल्ली में कब प्रवेश किया था? तो जुलाई 1555 में प्रवेश किया था। पहले भाग गया था यहाँ से। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसी बीच में होता? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध अफगानों के बीच में और मुगलों के बीच में होता है। 15 मई 1555 में हुआ था। हुमायूं ने किसे हराकर 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया? तो इस सिकंदर शाह को हराकर अधिकार प्राप्त किया था। दिल्ली का राज्य दोबारा प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं कितने समय राज्य कर पाया? तो सिर्फ 6 माह तक ही कर पाया था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो दीन पना नामक इमारत की सीढ़ियों में फिसल कर, दीन पना नाम की जो इमारत है उसकी सीढ़ी से फिसल गया था और इसके हाथ पैर टूट गए और फिर मर गया। किस मुगल शासक की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई? तो ये हुमायूं की हुई थी। हुमायूं की कब्र कहाँ है? तो हुमायूं की कब्र दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी थी जिसने करवाया था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो ये मीर मिर्जा गयास था। कौन सा एक मकबरा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूरा रूप प्रतीत करता है होता है? तो ये दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का अर्थ क्या है? तो भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही मर गया। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था स्टैनले लेनपुल ने इसके बारे में लिखा था, मतलब इसकी टिप्पणी की थी। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन को से मुक्त हो गया। यह कथन किसका है? तो स्टैनली लेनपुल का है। किस इतिहासकार ने लिखा है कि हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालु थी? तो लेनपुल ने लिखा था। समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तो कानून ए हुमायूनी। कानून ए हुमायूनी किसकी रचना है? खवानदेर की। और किस लेखक को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी? तो खवानदमीर को प्रदान की थी। खवानदमीर की कानून ए हुमायूनी में अहल ही मुराद किस एक समुदाय को निर्दिष्ट करता है? तो संगीतकार, नर्तक एवं चारण समुदाय को निर्दिष्ट करता है। शेर शाह सूरी एवं उसके उत्तराधिकारी। तो शेर शाह सूरी का भी जो राज्यकाल रहा है हुमायूं के टाइम पे,
तो वो रहा है 1540 से 1555 ईस्वी तक। फरीदका का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बजवाड़ा में सन 1472 ईस्वी में हुआ था। नोट, डॉक्टर के आर कानूनगी के अनुसार फरीद खां का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खां था। और शेरशाह का पिता हसन खां कहाँ का जागीर था? तो ये था सैंसराम, खवासपुर और टाडा का। फरीद खान ने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की? जौनपुर से प्राप्त की थी। फरीद खान की वीरता से प्रभावित होकर किसने उसे शेर खान की उपाधि दी? बहराक बहार खान लोहासी ने, क्योंकि इसने शेर को मार लिया था और खा लिया था। मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? शेरशाही था। और बिहार के किस सुल्तान ने शेर खां को अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खान का शिक्षक नियुक्त किया? तो सुल्तान मोहम्मद नुहानी ने। 1532 ईस्वी में हुए दोहरिया के युद्ध में हुमायूं के विरुद्ध शेरशाह ने किसका साथ दिया था? अफगानों का साथ दिया था। और सूरजगढ़ की लड़ाई कब लड़ी? तो ये लड़ी गई थी 1534 ईस्वी में। कहाँ पर? बंगाल में। सूरजगढ़ की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? शेर खान और गयासुद्दीन मोहम्मद के बीच में हुई थी। शेर खान मुगल सेवा में कितने समय तक रहा था? तो मुगल समय में रहा था लगभग 15 माह। यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। उपयुक्त वक्तव्य किसका है? तो ये शेर खान का है। और यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सबसे पहले मतलब कि आपकी खाल उधेड़ूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था मेहंदी ख्वाजा ने। मेहंदी ख्वाजा कौन था? तो ये बाबर का बहनोई था। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 45 में हुआ था। जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था वो 17 मई 1540 को हुआ था। और जो चौसा का युद्ध हुआ वो 1539 में हुआ था। चौसा के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने शेर शाह आलम सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी और अपने नाम से सिक्के चलाए थे। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। और किन दो शासकों के मध्य हुआ? तो 17 मई 1540 कन्नौज के पास युद्ध हुआ तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में था। कब हुआ है? 17 मई 1540 में। शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? 10 जून 1540 ईस्वी को आगरा में हुआ था। सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। सूर्यवंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? 15 वर्षों तक, लगभग 1540 से 1555 तक शासन किया था। किसी द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक माना जाता है? शेरशाह सूरी को ही माना जाता है। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की शेरशाह सूरी ने अपनाई थी? बंगाल में सिकदरों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीन ए बंगला अथवा अमीर ए बंगाल को किसने नियुक्त किया था? शेरशाह सूरी ने ही नियुक्त किया था। कन्नौज नगर को बर्बाद करके किसने सरसूर नामक नगर बसाया था? तो ये शेरसूर है। सरसूर, शेरसूर है। शेरसूर नामक नगर जो किसने बताया? शेरसूर नामक जो नगर बसाया था वो बसाया था शेरशाह सूरी ने। किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? शेरशाह ने बनवाया था। सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना किस प्रकार की थी? अष्टकोणीय है। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा किससे घिरा है? तो एक तालाब से घिरा। सासाराम कहाँ पर स्थित? बिहार में स्थित है। हसन का सूर के मकबरे व शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो अब अलीबल खान था। पटना नगर की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। और किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासनकाल था? तो ये था हुमायूं एवं अकबर के मध्यवर्ती। हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की? शेरशाह ने धारण की थी। शेरशाह की किस विजय को नैतिक आधार पर सदैव आलोचना की जाती है? तो रायसेन विजय की। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर के विरुद्ध था। शेरशाह के कालिंजर अभियान के समय वहाँ का राजा कौन था? कीरत सिंह था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? तो कालिंजर में ही हो गई थी। शेरशाह को कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में अब दफनाया गया। शेरशाह ने किसी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? तो आदिल खां को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ था? तो इस्लाम शाह हुआ था। और जलाल खान ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। अकबर महान। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी था।
और अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, 15 अक्टूबर को। राजनीतिक क्षेत्र में अकबर किस वंश से संबंधित था? मंगोल वंश से संबंधित था। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ हुआ था। अकबर के माता पिता का नाम क्या था? हमीदा बानो तो माता का नाम था, पिता का नाम था हुमायूं। किस मुगल सम्राट की माँ को मरियम मकरानी कहा जाता है? तो अकबर की माँ को हमीम दाबानो को कहा जाता है। जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं किसकी शरण में था? तो अमरकोट के राजा की शरण में था। जब हुमायूं ने भारत से भागकर पारसिया के शाह के यहाँ शरण ली तब उस समय अकबर को किसने संरक्षण प्रदान किया? तो अस्करी ने किया था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और अकबर अपने बाल्यकाल में कहाँ पर सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था? गजनी और लाहौर में। किस समय हुमायूं की मृत्यु हुई? जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय बैरम खां और अकबर कहाँ थे? तो सिकंदर सूर का पीछा कर रहे थे। जिस समय अकबर को अपने पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ उस समय वह किस स्थान पर था? कालानौर गुंदारपुर पंजाब में था। सिकंदर सूर की का पीछा कर रहे थे। और अकबर को मुगल बादशाह कब घोषित किया गया? 14 फरवरी 1556 को बादशाह घोषित किया गया। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो कालानौर में किया इसका राज्याभिषेक। जब अकबर का राज्यारोहण हुआ उस समय उसकी आयु कितनी थी? सिर्फ लगभग 13 वर्ष और 4 माह है। मुगल सूबेदार तरगी बेग के भाग जाने के पश्चात आगरा एवं दिल्ली पर किसने अधिकार किया था? हेमू ने किया था। और हेमू किस शासक का प्रधानमंत्री था? तो मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत में हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में एकमात्र हिंदू कौन था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हेमू या हेमचंद्र था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू कौन से क्रम का शासक था? तो 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पानीपत में अनेक युद्ध हुए, यह किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। और तराइन का युद्ध भी हरियाणा में ही हुआ था। बैरम खां कौन था? तो अकबर का संरक्षक। और अकबर बैरम खान के संरक्षण में कब तक रहा? तो 1556 से 1560 ईस्वी तक। मक्का जाते समय अहमदाबाद के पास पाटन के बैरम खान का वध किसने किया था? तो एक अफगान मुबारक खान नोहानी ने। बैरम खान कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? ये थी महम अनगा। और साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर का सबसे पहला आक्रमण किस राज्य पर हुआ? तो मालवा पर हुआ। मालवा के शासक बाज बहादुर के विरुद्ध किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? तो अकबर के भाई अदम खान के नेतृत्व में। अकबर ने अदम खान को हटाकर किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया? तो पीर मोहम्मद को। और पीर मोहम्मद किस नदी को पार करते समय डूब कर मर गया? तो नर्मदा नदी को पार करते समय डूब कर मर गया। अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अब्दुल्ला खान उज्बेक। और किस मुगल सरदार को अकबर ने शम मारा था? तो आदम खान को शम ने मारा था। महम अनगा के पुत्र अदम खान को किसने मारा था? अकबर ने ही मारा था। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की धार्मिक प्रसिद्धि से प्रेरित होकर अकबर दरगाह की प्रथम तीर्थ यात्रा के लिए कब रवाना हुआ? 1562 ईस्वी में हुआ था। अकबर के अंतर्गत राजपूताना के किस राज्य ने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की? तो आमेर या आमेर। और राजा मान सिंह किस राज्य से संबंध रखते थे? तो रखते थे आमेर या आमेर। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस वंश से स्थापित किए? कछवाहों से। अकबर ने किस राजपूत राजवंश के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो आमेर के साथ। जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के साथ। अकबर किसका दामाद था? बहरमल का। और अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था? तो सफरुद्दीन हुसैन को। अकबर की मेड़ता पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जयमल था। हेमू जन्म से बनिया था। अपनी योग्यता के बल पर वह मोहम्मद आदिल शाह सूर का सेनापति बना। अकबर आकर और दिल्ली पर अधिकार करके उसने अपने स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पानीपत की लड़ाई के दौरान हेमू की आंख में तीर लग जाने के कारण वह बेहोश होकर गिर गया था। हेमू को अकबर और बैरम खान की सम्मुख बंदी बनाकर लाया गया। स्मृति के अनुसार अकबर ने बंदी का सिर काट दिया था।
अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला या गढ़कटंगा या गोंडवाना या जबलपुर एमपी की। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला गोंडवाना की। गोंडवाना की रानी दुर्गावती अपने अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका थी। उसके अल्पवयस्क पुत्र का नाम क्या था? तो वीर नारायण था। अकबर ने गोंडवाना की विजय कब संपन्न की थी? तो 1564 ईस्वी में की थी। अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? आसफ खान था। रानी दुर्गावती को किसने पराजित किया? अकबर ने 1564 ईस्वी में। अकबर को किस समय उज़बेकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो 1560 से 1567 ईस्वी के मध्य करना पड़ा था। अकबर ने चित्तौड़ पर घेरा कब डाला था? 1567 ईस्वी में डाला था। राजपूताना के किस राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की? तो मेड़ था, यह मेवाड़ ने नहीं की। अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराजा कौन था? उदय सिंह था। और अकबर के आक्रमण के विरुद्ध चित्तौड़ की रक्षा कौन कौन कर रहा था? तो जयमल कर रहा था। अपने किस अभियान के दौरान अकबर ने राजपूतों का निर्दयपूर्वक कत्लेआम करवाया और रक्त रंजित विजय प्राप्त की थी? तो चित्तौड़ अभियान के दौरान। किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहनामा जारी किया था? तो चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने रणथंभौर पर कब विजय प्राप्त की? 1569 ईस्वी में। अकबर के आक्रमण के समय रणथंभौर का किलेदार कौन था? तो किलेदार था सुरजन हाड़ा। अकबर के किसी मनसबदार ने मुगलों से विवाह संबंध स्थापित न करने, सीधा न करने और दरबार में सशस्त्र आने की शर्तें रखी थी? तो सुरजन हाड़ा ने रखी थी। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। और गुजरात के शासक मोहम्मद शाह तृतीय की किस अमीर ने अकबर को गुजरात के मामलों में हस्तक्षेप करने का निमंत्रण दिया? तो ये दिया था एतमाद खान ने। किस इतिहासकार ने अकबर की द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा? तो स्मिथ महोदय ने कहा था। किस अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट की और समुद्र के दर्शन किए? तो ये गुजरात अभियान 1572 ईस्वी के दौरान किया था। तुराकोई की लड़ाई कब लड़ी गई? 1575 ईस्वी में। हल्दीघाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने पराजित किया। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राजा मान सिंह कर रहा था। मान सिंह प्रथम किसके विश्वसनीय सेनापति था? अकबर का था। अकबर ने फरजंद या पुत्र की उपाधि किसे दी थी? तो मान सिंह को ही दी थी। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपनी घोड़ी चेतक पर बैठकर मैदान छोड़कर भाग गया? तो महाराणा प्रताप है। और हल्दीघाटी के युद्ध पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन कर लेना। और हल्दीघाटी के युद्ध में पराजित होने के बाद भी राणा प्रताप का नाम सम्मान से क्यों लिया जाता था? क्योंकि वह शौर्य एवं देशभक्ति के प्रतीक थे। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जून 1576 ईस्वी में होने वाला मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को अबुल फजल ने कौन सा युद्ध कहा? तो कमनौर का युद्ध कहा था। मतलब हल्दीघाटी का युद्ध था, उसको कमनौर का युद्ध कहा था। और मुगल शासक अकबर के अधूरे छोड़े गए मेवाड़ विजय के कार्य को किसने पूरा किया था? जहांगीर ने पूरा किया था। 1580 से 81 ईस्वी में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? असंतुष्ट अमीरों व उत्तराधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम को अपना शासक घोषित करना। अकबर ने काबुल पर कब अधिकार किया था? 1581 ईस्वी में किया था। और काबुल पर अधिकार करने के पश्चात अकबर ने किसी काबुल सूबेदार नियुक्त किया? तो बख्तुन्निसा बेगम को। अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना है? तो 1581 ईस्वी को माना है। 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो ये की थी लाहौर में। कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया? 1586 ईस्वी में किया गया था। मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा ने मुगलों को कांधार कब सौंपा था? तो सौंपा था 1595 ईस्वी में। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो जो अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी कांधार। मुगल काल में भारत और फारस के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? कांधार था। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सभी भाई और बहनों से कि ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, जय श्री महाकाल।